जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सेकेंड केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान कुछ कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया जाएगा जिससे आप लोग को एग्ज़ाम देने में सहूलियत होगा, एग्ज़ाम में आंसर लिखने में मदद मिलेगा। तो हम लोग आज सेट 2 जो है, जो सेट 2 केमिस्ट्री का सेट 2 आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। H2O मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला सेट में आपको दिया हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ पर पूछा जा रहा है वाटर का। तो हम लोग देखे थे कि लुईस डॉट बनाने के लिए सबसे पहले एटम को रखते हैं। हमारे पास देखिए 3 एटम है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इस तरह से इसको सजा के रखेंगे क्योंकि वाटर एक मुड़ा हुआ अणु है, बेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको इस तरह से सजा के रख दिए। हाइड्रोजन में देखिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद बॉन्ड बनाएंगे तो वो वैलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं, वो वैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा करने से देखिए हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। यही हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे? तो सिस्टम आपके पास 3 टाइप के सिस्टम मिलेगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें हीट और मेटल दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच। क्लोज सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें केवल हीट का एक्सचेंज होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें न तो हीट और न ही मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। इसको हम लिख सकते हैं कि द सिस्टम इन which neither heat nor matter exchange with सराउंडिंग। न तो हीट और न ही मैटर अगर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा, इसको कहेगा आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल हो जाएगा थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क जो है इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उससे हीट को बाहर न निकले, मैटर तो बाहर निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो बंद रहता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन रखिए वही भरना है। तो NS2 तो भर जाएगा, इसके बाद NP में 1 2 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का एलिमेंट से। बहुत आसान है। एस ब्लॉक का रहता है तो NS1 से 2 तक रहता है,
पी ब्लॉक पूछा है, लास्ट में आपको पी में इलेक्ट्रॉन जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट on equilibrium state। जब कभी भी कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से वो रिएक्शन जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम obtained fastly। इक्विलिब्रियम obtained fastly, जल्दी से इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा कैटालिस्ट का प्रयोग करने से। और कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, इसके चलते इक्विलिब्रियम जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट करिए 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेट 1 में ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन पूछा गया था, यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेंगे। वो ट्रिक है, देखिए NERGEO। तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा है तो केवल यहाँ से आपको देखना है GEO, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन एक एटम है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F- आयन बनाता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लॉस करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में क्लोरीन हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC नाम लिखने के लिए कह रहा है। फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है क्या होगा। तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग देखे थे कि सबसे पहला काम करना था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना, दूसरा काम करना था नंबरिंग करना, इसके बाद उसको रूल के आधार पर नाम लिख देना। तो सबसे पहले हम लोग लंबा कार्बन का चेन खोजेंगे। अगर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने सबसे लंबा चारों तरफ से चेक कर लिए तो 6 कार्बन मिल रहा है। अब दूसरा काम करना है, आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई ब्रांच पहले आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 के पास ब्रांच आएगा, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 के पास ब्रांच मिल रहा है, तो यहीं से नंबरिंग करते हैं इसका 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन हो गया मेन चेन में। एक तो 2 को बच गया, एक ब्रांच हो गया। तो ब्रांच हम लोग को मिल रहा है 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो सबसे पहला काम करेंगे 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिख देंगे हेक्स। 6 कार्बन है मेन चेन में, इसीलिए हम लोग यूज किए हेक्स। अब इसके पीछे लगने वाला 2 जगह ग्रुप है मिथाइल। एक 2 नंबर कार्बन पर है, एक पर 4 नंबर पर है। तो 2 और 4 के बीच में कॉमा दे करके
और सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसे डाई यूज करेंगे, डाई, और दोनों मिथाइल है, 2,4 डाई मिथाइल हेक्स। अब देखिए मेन चेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन जुट जाएगा। इसका आयुक्त जैसे में हो गया 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में। सबसे पहले लंबा चेन खोजे, उसका नंबरिंग किए, नंबरिंग करने के बाद देखें कि 2 ब्रांच बच गया है। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिख दिए 6 कार्बन के लिए हेक्स। हेक्स के पहले हमको ग्रुप लगाना था, अल्काइल ग्रुप 2 जगह मिला था, 2 पर और 4 पर सेम था, इसे 2,4 डाई कर दिए मिथाइल। अब एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब है 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया, रूम टेम्परेचर कहते हैं इसको। रूम टेम्परेचर पर पूछ रहा है कि न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका पीएच कितना होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच भाई होता है 7। अगर एसिडिक पूछता है तो 7 से कम, बेसिक पूछता है तो 7 से ज़्यादा होता है। न्यूट्रल का पूछा है इसलिए पीएच वैल्यू 7 हो गया। ये 7 क्वेश्चन था आपको ग्रुप यानी सेक्शन ए में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की ओर। चलिए अब ये आपके सामने ग्रुप बी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 701 जूल ऑफ हीट। तो हीट जो एब्जॉर्ब किया सिस्टम दे रहा है 701 जूल एंड 394 जूल वर्क इज डन। जो वर्क डन जो कर रहा है वो है 394 जूल। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा। तो डेल्टा एच, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू डाटा में हम लोग देख रहे हैं। इसको देखने से बात पता चल रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन देखें तो रिलेशन का था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डाटा बैठा लीजिए, यहाँ से 701 दिया हुआ है हीट, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, वर्क डन 394 दिया हुआ है। इसको लेफ्ट में ला करके सॉल्व कर दीजिए तो निकल जाएगा डेल्टा यू 701 माइनस 394। इसको घटाने के बाद ये हो जाएगा 7 और यहाँ से बच्चे को 9 0 6 and 3 307 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे हम। तो 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। पहला मॉलिक्यूल दे रहा है C2H4 इथीन है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कीन है तो 2 बॉन्ड तो होगा ही कार्बन कार्बन के बीच में। अब 4 हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए। तो जहाँ जहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड दिखेगा उसको तो पहले नंबरिंग कर दे रहे हैं सिग्मा से। तो टोटल सिग्मा हमको दिख रहा है 5। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 5। पाई बॉन्ड जहाँ भी सिंगल के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा उसको पाई कहते हैं। एक ही जगह पाई दिख रहा है तो 1 हो गया पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इथाइन। तो बी अगर हम लोग देखें तो बी में दिया हुआ है इथाइन C2H2
इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, तो डिफाइन होगा ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जहाँ जहाँ सिंगल है तो पहले सिग्मा दिखा देना है। तो देखें कि 3 गो सिग्मा बॉन्ड हमको दिखाई दिया फॉर्मूला में, सिग्मा बॉन्ड हो गया 3। और पाई जो है सिग्मा के साथ होता है, 2 जगह पाई दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड हो गया 2। पाई बॉन्ड 2 है क्योंकि सिग्मा के साथ वही बॉन्ड वहाँ पर बना हुआ कार्बन के बीच में। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेस, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। लुईस एसिड और लुईस बेस बताना है। तो लुईस एसिड, तो लुईस साइंटिस्ट का है कि वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको कहा जाएगा लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज which can accept one lone pair electron are called लुईस एसिड। एग्जाम्पल देखिए, वही लेगा इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लुईस एसिड होता है, जैसे BF3 हो गया। जो भी कटायन होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लुईस एसिड हो जाएगा। और जब इसी का उल्टा कर दीजिए लुईस बेस में, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज which can donate at least 1 lone pair electron are called लुईस बेस। तो लुईस बेस का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखें, लुईस बेस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज which can donate at least 1 lone pair electron are called लुईस बेस। अब जैसा कि इसका नाम है बेस, उसको कहेंगे जिसके पास कम से कम 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुछ न्यूट्रल में एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे H2O। H2O में देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, कम से कम 1 पेयर किसी को दे सकता है। अमोनिया को देखिए NH3, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बचा हुआ है, किसी को दे सकता है। या कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे Cl-, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 पेयर अपना दे सकता है किसी को, लुईस बेस हो गया। तो डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल देना था। 10 नंबर क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट का नाम लिखना है फ्रॉम मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाता होगा। तो ग्रुप 14 पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कौन कौन एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो ग्रुप 14 कहलाता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। एक ग्रुप 14 का एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें से मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन सब, अगर हम लोग इसमें से कंपाउंड बनाते हैं इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्साइड बनाते हैं SiO2,
PeO2 SnO2 PbO2। इस तरह से देखिए ऑक्साइड बनाए। अब इस ऑक्साइड में पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन होगा? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में जब टॉप से बॉटम चलते हैं तो ऊपर वाला एलिमेंट एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, बीच वाला एम्फोटेरिक हो जाएगा और नीचे वाला बेसिक हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कहा है, तो इस हिसाब से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो मोस्ट एसिडिक हो गया। तो पहला का ए आंसर हमारा हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोस्ट एसिडिक होगा। दूसरा का क्वेश्चन इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऊपर से नीचे हम लोग देखेंगे तो 4 ग्रुप 14 ग्रुप यानी कि 4A का एलिमेंट है, तो 4A का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। कार्बन +4 तक लाएगा, सिलिकॉन +4 तक लाएगा, जर्मेनियम +4 तक लाएगा, लेकिन 3 जो है +2 और +4 दोनों तक लाता है। लेड भी +2 और +4 दोनों तक लाएगा। इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो जाता है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 में पाया जाने वाला दो है हमारा Sn और Pb। और इसमें अगर एक लिखना रहेगा तो Pb लिखेंगे, क्योंकि Sn में जो है तो 4 वाला भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन Pb में केवल 2 ही स्टेबल होता है। तो एक आंसर करना होगा तो केवल Pb आंसर लिखेंगे। सी क्वेश्चन है कि यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। इतना में सेमीकंडक्टर किसका यूज होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम दो जो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका यूज सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग करते हैं। इसमें भी सिलिकॉन अगर एक पूछेगा तो सिलिकॉन कहेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था ग्रुप 14 का, तीनों का पूछ रहा था कि क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला का आंसर हो गया CO2, दूसरा का हो गया SnPb, तीसरा का हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस तरह से आपका 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो जाता है, वैसे रिएक्शन को कहा जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट both oxidized and reduced। called डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन का। P4 30% NaOH से जब रिएक्शन करेगा तो बनाता फॉस्फिन गैस और इधर निकल जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक रिएक्शन पहले लिख लिए। फॉस्फिन बनाने का मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाइट फास्फोरस को एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉस्फिन गैस बनता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बाहर होता है। अब इसको चेक करते हैं कैसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। तो फास्फोरस देखिए यहाँ अकेला एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0।
यहाँ पर फास्फोरस का निकालेंगे तो 3 हाइड्रोजन के लिए +3, तो फास्फोरस हो गया -3। यहाँ पर आ जाइए, सोडियम 1 है +1, ऑक्सीजन 4 है तो हो गया -4, हाइड्रोजन 2 है +2। अब 0 लाना था यहाँ, तो हमको यहाँ फास्फोरस पर +1 रखना पड़ा। अब देखिए यहाँ फास्फोरस 0 में है, यहाँ से आए तो -3 घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना कहलाता है रिडक्शन, यानी फास्फोरस का रिडक्शन हो गया फॉस्फिन गैस में। फिर से देख रहे हैं कि फास्फोरस यहाँ से चले 0 से, तो यहाँ के बढ़ गया, हो गया ऑक्सीडेशन। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसीलिए रिएक्शन का लगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर कहा है बेंजीन को आप नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाइए। यह है बेंजीन, इसको कहा रहा कि नाइट्रोबेंजीन बनाना है, यानी कि बेंजीन में हम लोग जोड़ देंगे नाइट्रो ग्रुप, यह हो गया नाइट्रोबेंजीन। कि कैसे बन गया है बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन में NO2 नाइट्रो ग्रुप जोड़े हैं, यानी कि यहाँ पर किया गया है नाइट्रेशन। बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है NO2+। यही NO2+ के हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर जाकर जुड़ गया तो बन गया हमको नाइट्रोबेंजीन। एक लाइट का कन्वर्सन था। दूसरा क्वेश्चन इसी ग्रुप वैलेंस 7, 3 फ्लूइड का हो जाएगा 21, जोड़ने से 8 से ज़्यादा आ रहा है, इससे 8 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 आ गया। 3 को देख करके हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, तो शुरू में से लिखाता है, 2 बचा हुआ है वो P हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसी तरह से सब सोल्व करेंगे हम लोग। B है PCl5, तो PCl5 को भी सेम इसी तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 और 8। तो फास्फोरस में वैलेंस 5 होता है, क्लोरीन में 7 होता है, तो 7 × 5 = 35 हो गया है। 8 से ज़्यादा आ रहा है तो 8 से डिवाइड कीजिए, 40/8, तो आ गया 5। इसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन बोलिए क्या होगा, तो 1 कार्बन 3 ही फास्फोरस होता, P ब्लॉक होता है, तो 4 हो चुका है, 1 बच गया तो D आ जाएगा, sp3D हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए SF6, SF6 नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 और 8। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन का 7 होता है, तो 7 × 6 = 42 डिवाइडेड बाय 8, 48/8, 6 आ गया। इसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, 1s 3p 4 हुआ, 2 बच रहा है, D चला गया, sp3D2। चौथा देखिए आयन दिया हुआ है, इस बार SO4 2- आयन है। आयन में गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड जब निकालेंगे
तो माइनस आयन को जोड़ देते हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 और 8 तो फॉर्मूला लगाएंगे ही। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, सल्फर का 6 वैलेंस, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 4 ऑक्सीजन के लिए 24, और जितना माइनस चार्ज रहेगा यहाँ पर ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए जोड़ने से आ रहा 32 को 8 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। अब 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखाएगा, तो 1s 3p 4 हो गया sp3। माइनस रहेगा तो वहां पर ऐड करना है, और प्लस रहेगा तो माइनस को हटा देना है। नेक्स्ट है कि NH4 प्लस, पांचवा क्वेश्चन है NH4 प्लस से क्या गया, NH4 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 और 8। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन के लिए 4, 1 प्लस है सिलेक्ट माइनस कर दिए, ऊपर से जो सोल्व करने का 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका से गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2O4 गैसियस स्टेट में है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन किया गैसियस स्टेट में ही, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बना और 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला है, देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के टोटल इंथैल्पी से रिएक्टेंट का टोटल इंथैल्पी को घटा देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में एक नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका वैल्यू यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा नंबर में यानी कि 81 हो गया N2O के लिए। अब 3 वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है -393, इतना हो गया हमको प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस। अब रिएक्टेंट में देखेंगे N2O4 का दिया हुआ है 9.7 किलो जूल, तो किलो को हमको जूल में बदल देना होगा, सब किलो जूल में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखिए N2O4 का दे रहा है 9.7 और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, 3 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है -110। ये वैल्यू दिया हुआ है, इतना को सोल्व करके आंसर लाना है। इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 81 यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 7 11 माइनस इसको सोल्व करेंगे 9.7 -330। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो इतना हम इसको घटाएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, देखा 8 9 0 1। यहाँ से चलेंगे फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, हो गया 3 0 2 3। अब ये a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1098 प्लस 320.3
इसको सॉल्व करेंगे, हमें निगेटिव 7 7 7 7 कितना किलो जूल हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। प्रोडक्ट का टोटल एंथैल्पी में से घटा दिए रिएक्टेंट का टोटल एंथैल्पी जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।